अच्छा, आज की क्लास में हम जो है वो एक और कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, दैट इज इंटेलिजेंट एजेंट्स। तो हम जरा आज समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्मिनोलॉजीज क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एजेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट की क्या टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ एजेंट क्या है, एजेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये सारी चीजें जो हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से ये समझ लें कि एजेंट क्या चीज है, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, कल भी इस बारे में बात हुई थी। तो एन एआई एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज परसीविंग from its environment through sensors and acting upon that environment through actuators। तो एजेंट एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सेंसर्स होते हैं और एक्चुएटर्स होते हैं। जैसे ड्रोन एक एजेंट है, ठीक है, उसके अंदर सेंसर्स होते हैं, उसके अंदर एक्चुएटर्स होते हैं। सेंसर्स की मदद से एजेंट इनपुट लेता है और एक्चुएटर्स की मदद से एजेंट जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इसमें अगर आप देखें ना तो बीच में एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, ये क्या है? ये अभी जरा हम एजेंट की टाइप समझेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये एजेंट टाइप जो है ना वो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर कुछ होता है तो उसके हिसाब से डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। अब ये जो एजेंट है, ये एक मिनट है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि एजेंट इज समथिंग दैट कैन टेक इनपुट from environment by using its sensors and perform some action by using its actuators। तो एजेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, सेंसर्स और एक्चुएटर्स। ये जो इनपुट लेता है उसको हम एआई की जुबान में परसेप्ट्स कहते हैं, और जो एक्चुएटर के थ्रू ये परफॉर्म करता है उसको हम एक्शन कहते हैं। जहां से ये इनपुट लेता है, जहां पे ये एक्शन परफॉर्म करता है, वो कहलाता है एआई एजेंट का एनवायरनमेंट। डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्चुएटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर मजीद इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको हम कहते हैं एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन की बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये एजेंट किस किस्म का एजेंट है। एजेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो कुछ बहुत सिंपल फंक्शन होते हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं। उसकी बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं कि ये एजेंट किस टाइप का एजेंट है। तो एजेंट का जो बिहेवियर होता है वो इस एजेंट फंक्शन की वजह से जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। यानी जैसा एजेंट का फंक्शन होगा वैसे उसका बिहेवियर होगा, और उसका जो बिहेवियर होता है, यानी वो जो करता है, वो उसके पास एक परसेप्ट सीक्वेंस होती है। परसेप्ट सीक्वेंस से मुराद कि इनपुट जो वो लेता है ना, उसकी एक सीक्वेंस होती है, और फंक्शन में ये लिखा होता है कि ये सीक्वेंस होगी तो ये एक्शन करना है, ये सीक्वेंस होगी तो ये एक्शन करना है। ठीक है, तो एजेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसका आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर से मुराद कि उसके अंदर एजेंट फंक्शन क्या है, उसके अंदर सेंसर्स कहाँ लगे हुए हैं, उसका एक्चुएटर्स कहाँ है, क्या चाहिए। और फिर ये कि उसका कोड, यानी जिसको हम कहते हैं एजेंट फंक्शन। तो यानी जो सॉफ्टवेयर होता है वो एजेंट फंक्शन होता है, बाकी सेंसर्स और एक्चुएटर्स ये सारे हार्डवेयर होते हैं, और उनका एक आर्किटेक्चर होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर होगी। ये दोनों चीजें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके जो है वो एक एजेंट को बनाते हैं। अब कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो हम कंपेयर कर सकते हैं जिनको ह्यूमंस के साथ, कंसिडरिंग कि ह्यूमन एक एजेंट है। समझने के लिए अगर हम ये कंसिडर करें कि ह्यूमन इज एन एजेंट, एआई एजेंट, तो ह्यूमंस के अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारे कान, हर वो ऑर्गन जिससे हम इनपुट लेते हैं, आंखों से देखते हैं, वो इनपुट जाता है हमारे ब्रेन में।
नाक से सूंघते हैं, वो इनपुट जाता है हमारे ब्रेन में। इसी तरीके से हम किसी चीज को छूते हैं, महसूस करते हैं, वो इनपुट जाता है हमारे ब्रेन में। तो हमारा जो एजेंट फंक्शन है वो ब्रेन है, और हमारे अंदर कुछ इनपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं, जैसे आंखें, नाक, कान, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और एक्चुएटर्स क्या है हमारे, हमारा मुंह हमारा एक्चुएटर है जिसके थ्रू हम कुछ आउटपुट देते हैं। ये हमारे टांगे, हाथ, बॉडी पार्ट्स डिफरेंट, ये सारे जो है वो हमारे एक्चुएटर्स हैं। सही है। रोबोटिक एजेंट जो होता है उसमें जो माइक्रोफोन लगा हुआ होता है या टेम्परेचर रीडर लगा हुआ होता है, ये कीबोर्ड लगा हुआ होता है, ये उसके सेंसर्स हैं। और एक्चुएटर्स मोटर्स हो सकती हैं जो किसी व्हील को मोड़ रही हैं या रन कर रही हैं, तो ये एक्चुएटर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये कि वेयर आर एजेंट्स, तो हर जगह पे एजेंट्स ही एजेंट्स हैं। मोबाइल फोन एक एजेंट है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन एक एजेंट है, फिर ये कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं, एलेक्सा और एको वगैरह, ये सब एजेंट हैं। एंड्रॉइड डिवाइसेस एजेंट हैं। ठीक है। अब एक सिंपल सी एग्जांपल से हम एआई एजेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो एग्जांपल है वैक्यूम क्लीनर की। वैक्यूम क्लीनर इज अ डिवाइस जो कि घर के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर की गंदगी को साफ करने के लिए। सही है। मतलब वैक्यूम क्लीनर है, वो करता ये है कि जहाँ पे घर में मट्टी वगैरह गंदगी है तो वहां पे हम वैक्यूम क्लीनर चला देते हैं। वो क्या करता है कि वो जो है वो हवा के जरिए उस डर्ट को खींचता है और खींच कर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, कमरा साफ हो जाता है। तो अब ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसके परसेप्ट्स क्या होंगे, कंसिडरिंग के वैक्यूम क्लीनर इज एन एजेंट। तो परसेप्ट्स इसके होंगे कि ये कहाँ पर मौजूद है। अब देखें, हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है उसके लिए हमने एक एनवायरनमेंट बनाया है समझने के लिए। ठीक है। जैसे वो मैथमेटिकल का हम थ्योरम समझते हैं ना, तो हम कहते हैं लेट अस कंसिडर, और बहुत सारी चीजें निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास दो कमरे हैं, एक है रूम नंबर ए और एक है रूम नंबर बी। सही है, जो कि आपको यहाँ सामने डायग्राम में नजर आ रहा है। तो ये लोकेशन है, या तो लोकेशन ए होगी या लोकेशन जो है वो बी होगी। फिर लोकेशन ए या बी जो है वो या तो डर्टी होगी या क्लीन होगी। सही है। यानी अगर रूम ए में डर्ट है तो वो डर्टी है, अगर उसमें डर्ट नहीं है तो वो क्लीन है। इसी तरह रूम बी जो है उसमें अगर डर्ट है तो वो डर्टी है, और अगर उसमें डर्ट नहीं है तो वो क्लीन है। तो अब वैक्यूम क्लीनर का परसेप्ट क्या होगा, उसका इनपुट क्या होगा। परसेप्ट होगा इस तरीके से, ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ए कॉमा डर्टी, ये इसका परसेप्ट है कि ये रूम ए में है और रूम ए डर्टी है। इसका परसेप्ट हो सकता है ए क्लीन, ये रूम ए में है और क्लीन है। इसका परसेप्ट हो सकता है बी कॉमा डर्टी, यानी रूम बी में है और डर्टी है यहाँ, और बी कॉमा क्लीन, यानी कि बी जो है बी में है और क्लीन है। तो ये चार इसके परसेप्ट हो सकते हैं। एक्शंस इसमें क्या क्या हो सकते हैं इस छोटे से वैक्यूम क्लीनर एजेंट के अंदर, ये लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, सक कर सकता है ये डर्ट को, या फिर ये नो ऑपरेशन, यानी कोई भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं करना। अब कमरा कोई क्लीन होगा तो ये नो ऑपरेशन एक्शन परफॉर्म करेगा। तो एजेंट का सेंसर्स के थ्रू परसेप्ट होगा, एक्चुएटर्स के थ्रू एक्शंस होगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। और फिर इसके अंदर तीसरी चीज होगी एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन ये करेगा कि परसेप्ट्स को एक्शन पे मैप करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर? हाँ भाई, नो क्वेश्चंस? चले, क्या चीज? ये लेफ्ट और राइट जो है ना,
यानी बेसिकली ये जो सिंपल सा हमारा ये वैक्यूम क्लीनर है, ये अगर बी में है तो ये लेफ्ट आ जाएगा तो ए में आ जाएगा, और अगर ए में है तो राइट ऑपरेशन होगा तो ये बी में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके सामने अब एक टेबल आ गया है। अब ये जो टेबल है ना, ये बता रहा है परसेप्ट और एक्शन की मैपिंग। परसेप्ट ऑफ एक्शन की मैपिंग ये एजेंट फंक्शन में होगी। परसेप्ट क्या मिला है वैक्यूम क्लीनर को कि भाई ए कॉमा क्लीन, ए कॉमा क्लीन का मतलब है ये रूम ए में है और रूम ए क्लीन है। तो अगर ये परसेप्ट इसको मिलेगा तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा राइट, यानी कि रूम बी में चला जाएगा। अच्छा, अगर इसको परसेप्ट मिला ए कॉमा डर्टी, यानी ए में है और ए में ए डर्टी है, तो फिर एक्शन परफॉर्म करेगा सक, यानी कि ये डर्ट को साफ करेगा। अच्छा, अगर इसको परसेप्ट मिलता है बी कॉमा क्लीन, तो बी क्लीन होने की सूरत में ये लेफ्ट एक्शन परफॉर्म करेगा, यानी रूम ए में चला जाएगा। और अगर इसको परसेप्ट मिलता है बी कॉमा डर्टी, तो ये फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी बी को क्लीन करेगा। समझ में आ रही कोई बात? हाँ भाई, अरे भाई लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कल भी हम बात कर रहे थे रैशनैलिटी के ऊपर। तो रैशनल एजेंट क्या होगा कि फॉर ईच पॉसिबल परसेप्ट सीक्वेंस से मरा, जैसे अभी हम देख रहे थे ए कॉमा क्लीन या बी कॉमा डर्टी, a rational agent should select an action that is expected to maximize its performance measures। तो पर होता क्या है कि एजेंट के पास सीक्वेंस के अगेंस्ट एक्शन होते हैं कि ये सीक्वेंस है तो ये एक्शन परफॉर्म करना है, ये सीक्वेंस है तो ये एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, और उसके अंदर समझ लें आप इफ एल्स के ब्लॉक लगे हुए होते हैं कि भाई ये सीक्वेंस है तो ये एक्शन परफॉर्म करना है, ये सीक्वेंस है तो ये एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसका जो है ना वो परसेप्ट की एक्शन के साथ ऐसी मैपिंग होनी चाहिए जो उसकी परफॉर्मेंस मेजर को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, given the evidence provided by the percept sequence and whatever built-in knowledge the agent has, ये होता है रैशनल एजेंट। सही है, रैशनैलिटी कल भी हम बात कर रहे थे। व्हाट इज रैशनल एट एनी गिवन टाइम डिपेंड्स ऑन फोर थिंग, चार चीजों को देखना पड़ता है। नंबर वन, परफॉर्मेंस मेजर that defines the criterion of success. Number two, agent's prior knowledge of the environment. एजेंट की पहले से क्या नॉलेज है एनवायरनमेंट के बारे में। नंबर थ्री, एक्शंस दैट द एजेंट कैन परफॉर्म एंड द एजेंट परसेप्ट सीक्वेंस टू डेट। सही है, ये चार चीजें जो हैं वो डिफाइन करती हैं रैशनैलिटी को। हर एजेंट के लिए रैशनैलिटी डिफरेंट है। यानी इसको यूं समझ लें कि एक प्ले ग्रुप का बच्चा है तो वो अगर ABCD पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, या वो जो है वो 1 to 10 सुना दे तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक प्ले ग्रुप का बच्चा 1 से लेके 10 तक की गिनती सुनाता है तो हम कहेंगे जीनियस बच्चा है, क्योंकि उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एक मैट्रिक क्लास का बच्चा है और वो जो है वो कहे कि मैं 1 से लेके 10 तक सुनाऊंगा तो मुझे मैट्रिक की जो है वो डिग्री दे दो या मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दो, तो आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो यार, तुम मैट्रिक के लिए 1 to 10 सुना के थोड़ी ला सकते हो, तुम्हें तो और हायर लेवल का काम करना चाहिए। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि किस किस्म का एजेंट है, वो क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसके पास परसेप्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस मेजर डिफाइंड होती है। चले, तो इस हवाले से जो है ना एक परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट एक्चुएटर सेंसर्स एक ये जो है ना वो फ्रेमवर्क है, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, जिसकी मदद से हम किसी भी एजेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे ये एजेंट है अमेज़न की डिवाइस है, ये काइंड ऑफ अ डिवाइस है कि जिसको आप अपने घर पे रखें और इसको जो है ना वो इससे बातें करें, इससे आप कहें कि भाई फला गाना सुना दो तो ये गाना सुना देगा, इससे कहें कि लाइट ऑन कर दो ये लाइट ऑन कर देगा। जाहिर सी बात है कि घर आपका स्मार्ट सिस्टम होना चाहिए।
IoT डिवाइसेस लगी होनी चाहिए, तो ये लाइट ऑन कर देगा, पंखा खोल देगा, पंखा बंद कर देगा, ठीक है, या AC ऑन कर देगा, या दरवाजा बंद खुल कर देगा, अगर वो स्मार्ट है सारी चीजें, तो ये डिवाइस है। तो अब इसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस मेजर होंगे, इसका एनवायरनमेंट क्या है, इसके एक्चुएटर्स क्या हैं, सेंसर्स क्या हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस मेजर ये है कि जो इसका यूजर है, इससे बात कर रहा है, वो उसकी बात को ये समझे, अंडरस्टैंड करे, ठीक है, ये इसका परफॉर्मेंस मेजर है, और सही एक्शन परफॉर्म करे, वॉइस कमांड। एनवायरनमेंट इसका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, बहुत नॉइस इसका एनवायरनमेंट में हो सकता है। एक्चुएटर इसके स्पीकर होंगे, या कुछ वाईफाई डिवाइसेस लगी हुई है। फिर ये कि माइक्रोफोन, हीट सेंसर्स, GPS वगैरह जो इसके अंदर लगे हुए हैं, वो इसके सेंसर्स हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी एजेंट को डिफाइन करते हैं 4 चीजों से, PEAS। P stands for performance, E stands for environment, A stands for actuators, and S stands for sensors। तो कोई भी एजेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको PEAS उसका डिफाइन करेंगे। अगर कर दिया तो अब वो एक AI एजेंट है, इंटेलिजेंट, सही है। या जैसे वैक्यूम क्लीनर है जो आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस मेजर होगा, उसका एनवायरनमेंट होगा, उसके एक्चुएटर्स होंगे। जी, पिछला वाला पेज ये है कि कोई भी AI एजेंट है ना, उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो 4 चीजें बतानी पड़ती हैं उसके बारे में। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स। तो पिछले स्लाइड के अंदर जो है वो हमारे पास एक ये डिवाइस है। ये डिवाइस पाकिस्तान में तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, बाहर कंट्री के अंदर ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। वहां पे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट होते हैं। उसमें ये होता है कि आप ये डिवाइस है, अब लगी हुई है, अब आपने इसको सुबह सुबह उठे, इसमें यही आपकी घड़ी है, यही आपकी क्लॉक है, इससे आप बात कर रहे हैं, यही आपका रेडियो है, यही आपका टीवी है, सही है। तो ये भी एक इंटेलिजेंट एजेंट है, सही है। इसी तरह वैक्यूम क्लीनर एक अगर हमने बना लिया जो कि हम मोबाइल से उसको कंट्रोल कर रहे हैं और ये वैक्यूम क्लीनर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको भी डिफाइन अगर मुझे करना है तो मैं बताऊंगा उसका परफॉर्मेंस क्या क्राइटेरिया क्या है। अब वैक्यूम क्लीनर का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होगा कि भाई वो अच्छी तरीके से सफाई करे। अच्छा, और इस डिवाइस का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होगा कि जो इसको कमांड दी जा रही है उसको समझे और सही से उसको परफॉर्म कर दे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के एजेंट के डिफरेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट के डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। वैक्यूम क्लीनर का एनवायरनमेंट होगा, कोई रूम होगा, कोई टेबल होगा, कोई कारपेट होगा, या ऑब्स्टिकल्स होंगे, कोई रुकावटें खड़ी हुई होंगी, तो वो उसका एनवायरनमेंट हो सकता है। एक्चुएटर क्या है, इसमें सक्शन पंप लगा हुआ होगा, वेट एंड ड्राई मॉप्स लगे हुए होंगे, पोछे लगे हुए होंगे, वो पोछे दे रहा होगा, ये पोछा लगा रहा होगा। फिर व्हील्स लगे हुए होंगे जिनकी मदद से जो है ना वो ये मूव कर रहा होगा वैक्यूम क्लीनर, ये इसके एक्चुएटर्स हैं। और सेंसर्स होंगे, इसमें गायरो सेंसर होगा, गायरो सेंसर्स की मदद से आप डर्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैमरा लगा हुआ होगा, ऑब्स्टिकल सेंसर होगा जो ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करके इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। वॉल सेंसर लगा हुआ होगा जो किसी दीवार को देखकर डिटेक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ये सेंसर्स, एक्चुएटर्स, इसका कोई एनवायरनमेंट होगा, इसका परफॉर्मेंस एक क्राइटेरिया होगा। ये 4 चीजें अगर हम एसोसिएट करेंगे किसी चीज के साथ तो उसको हम कहते हैं दिस इज एन AI एजेंट। सही है भाई, समझ में आ रही मेरी बात? जी तौसीफ साहब क्लियर है? अच्छा, तो आगे चलते हैं फिर। तो आप आगे जब हम चलेंगे तो आप अगला जो मसला आ रहा है वो आ रहा है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है उसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। एक एनवायरनमेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, यानी वो एनवायरनमेंट पूरा नजर आ रहा होता है आपको,
एक एनवायरनमेंट होता है विच इज कॉल्ड पार्शियली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। अच्छा, यानी एजेंट का जो सेंसर है अगर उसको पूरा एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो वो फुली ऑब्जर्वेबल होता है। जैसे जब आप चेस खेलते हैं तो चेस खेलते हुए वो जो चेस बोर्ड होता है ना, वो एनवायरनमेंट है चेस एजेंट का, तो उसको पूरा एनवायरनमेंट अपना नजर आ रहा होता है। तो उस तरह के एनवायरनमेंट को हम फुली ऑब्जर्वेबल कहते हैं। ये भी एक गेम है जिसमें हम जो है वो वर्ड्स को फिल कर रहे होते हैं और उसमें जो है इस चीज का ख्याल रखते हैं कि जो कैरेक्टर आ रहा है वो प्रॉपर हो। तो ये भी पूरा एनवायरनमेंट आपको नजर आ रहा है, तो ये कहलाता है फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। अच्छा, कुछ होता है पार्शियल एनवायरनमेंट। अब चेस फुली ऑब्जर्वेबल है, या ये कौन सा गेम है, क्या कहते हैं इसको, टिक टैक टो। तो टिक टैक टो वाला जो गेम है, ये भी अगर आपने कोई एआई एजेंट बनाया है तो उसका भी एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है। कुछ एनवायरनमेंट होता है पार्शियली ऑब्जर्वेबल। पार्शियली ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, जैसे आप एक कार है, गूगल कार है, तो अब गूगल कार जो है वो जहां चल रही है ना उस जगह का उसको पता है। अब वो सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग के दूसरी तरफ क्या है वो उसको नहीं पता, तो इसका जो एनवायरनमेंट है वो पार्शियल ऑब्जर्वेबल है। वैक्यूम क्लीनर जिस रूम में है उस रूम का पता है, दूसरे रूम का नहीं पता उसको। या अब आप कार्ड्स खेल रहे हैं, तो अब कार्ड्स खेलने वाले एजेंट को आपके कार्ड्स का नहीं पता कि आपके कार्ड्स क्या है। चेस खेलने वाले एजेंट को उसको आपकी तमाम चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन कार्ड खेलने वाले एजेंट को आपके कार्ड्स के बारे में नहीं पता, तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? किसकी? जैसे चेस है, चेस फुली ऑब्जर्वेबल है, या वो जो गेम की एग्जांपल आई थी ज्यादातर, क्योंकि देखें इसमें अभी जो हम ना गेम रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इन जनरल तो फुली ऑब्जर्वेबल तो होता ही नहीं है ना। मतलब हम एजेंट के लिए ये तो हम समझने के लिए चीजें कर रहे हैं ना। जब हम कोई एजेंट बनाएंगे, खेलेंगे, अभी जो इनिशियल एआई पढ़ी जाती है ना वो हम गेम की ही अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं, गेम डेवलपमेंट की। फिर थोड़ा रोबोटिक्स वाला हिसाब किताब थोड़ा आगे जाके आता है, तभी आप गेम को कंसिडर करें, सही है। फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि एजेंट जो मूव्स कर सकता है, तो जहां जहां वो मूव कर सकता है सब उसको नजर आ रहा है। जैसे आप लोगों ने एज ऑफ एम्पायर खेला है कभी? एज ऑफ एम्पायर गेम है, किसी ने खेला है? अच्छा, एज ऑफ एम्पायर एक स्ट्रेटेजी गेम है। उसमें होता है ये कि आप किसी भी साइड की आर्मी को सिलेक्ट कर लेते हो, फिर एक एनवायरनमेंट होता है, वहां पे आप जो है ना अपनी बिल्डिंग्स बनाते हो, अपने घर बनाते हो, फिर अपनी आर्मी ले जाकर दूसरी आर्मी पे अटैक करते हो, उनकी रिसोर्सेज पे कब्जा करते हो, ठीक है। अब उसमें भी इन्वायरमेंट होते हैं, यानी पार्शियली ऑब्जर्वेबल ये होता है कि आप जितना चलते हो वहां पर उतना आपको नजर आता है, एक्सप्लोर करते हो वो नजर आता है, बाकी नजर नहीं आ रहा होता। फुली ऑब्जर्वेबल ये होता है कि सब कुछ नजर आ रहा होता है, पूरा वर्चुअल वर्ल्ड आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। बादल चले, कोई मसला नहीं है, बस आप ये समझ लें कि एनवायरनमेंट जो है या तो फुली ऑब्जर्वेबल होता है यानी पूरा नजर आ रहा है एजेंट को, या पूरा नजर नहीं आ रहा, उसका कुछ हिस्सा नजर आ रहा है, तो वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप होती हैं, या तो फुली या पार्शियल। फिर कुछ एनवायरनमेंट होते हैं जो कहलाते हैं डिटरमिनिस्टिक और कुछ कहलाते हैं स्टोकेस्टिक। एनवायरनमेंट की अगली स्टेट अगर पिछली या करंट स्टेट से ड्राइव हो रही है, the next state of the environment is completely determined by the current state and the action executed by the agent, then that environment is deterministic environment. अब जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है वो लूडो खेल रहे हैं, अब लूडो खेलते हुए आपने जो है ना वो डाइस रोल करी, तो अब डाइस पे 6 आएगा तो आपकी जो बोट है वो 6 चलेगी। तो इसका मतलब अब 6 चलने के बाद अब 2 आया तो वो 2 चलेगा, 3 नहीं चल सकता।
या चेस खेल रहे हैं तो आपने क्या किया कि आपने जो है ना वो किंग को मूव किया, किसी पोजीशन पे रखा, तो अब जिस पोजीशन पे किंग है वहां से कुछ वो चाल चल सकता है, कोई और नहीं कर सकता वो। तो लिहाजा बेसिकली ये कहलाता है डिटरमिनिस्टिक एनवायरनमेंट। सही है। और अगर ऐसा नहीं है बल्कि वो चांस पे चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो वो फिर कहलाता है स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट। समझ में आ रही मेरी बात? यानी अगली स्टेट कुछ भी हो सकती है, तो तुक्का मारने वाली स्टेट हो सकती है अगली। जैसे कुछ गेम ऐसे होते हैं कि जैसे चेस का गेम है, तो आप जो है ना वो आपको पता है कि मैं ये चाल चलूंगा तो उसके बाद ये फला फला चाल चल सकता है। लेकिन स्टोकेस्टिक जो है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की चीजें होती है। हम एग्जांपल देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये गेम है। अब ये गेम खेला है किसी ने? भाई आजकल की कौम जो है ना वो गेम में नहीं खेलती। आजकल की कौम जो है ना, मुझे उनसे पूछना चाहिए, इंस्टा यूज किया तुम लोगों ने या तुम लोगों ने टिकटॉक यूज किया है? चले, ये गेम खेला है भाई किसी ने? नहीं खेला होगा। ये बेसिकली ये डिटरमिनिस्टिक है। सही है। अच्छा, इसी तरीके से टिकटॉक, अब देखें आपने अगर यहाँ क्रॉस लगाया है, कोने पे क्रॉस लगा दिया आपने, तो अब आपके पास ये जगह भर गई। अब आप यहाँ पे नहीं खेल सकते, आप कहीं और खेलोगे। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पे भर, अब यहाँ कर दिया तो अब यहाँ नहीं कर सकते, इधर कर सकते हैं, तो ये डिटरमिनिस्टिक है ये। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब लीडो है। लीडो में क्या होता है कि चांस तो होता है, छक्का 6 आ गया तो आप जो है वो 6 चलना पड़ेगा, अगर नहीं आया 1 आ गया तो 1 चलना पड़ेगा। यानी इसमें जो है ना लक भी आ जाता है। यानी देखें, इस बात को समझें, डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं हम कि चेस खेलते हुए या टिक टैक टो खेलते हुए बेसिकली आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लीडो खेलते हुए नहीं बना सकते, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी क्या वैल्यू आएगी डाइस की। तो ये लीडो जो है ना वो स्टोकेस्टिक है। या यहाँ पे देखें, आप गाड़ी चला रहे हैं तो अब आपको नहीं पता कि आपके सामने से कोई गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, पहले से प्लान नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो देखिए, चेस प्लेयर जो होता है ना, अगर अच्छा चेस प्लेयर होगा तो वो जब गेम शुरू करता है ना, तो उसने आखिरी चाल क्या चलनी है वो पहले से उसको पता होती है। उसको पता होता है मैं ये चाल चलूंगा, ये करेगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर ये करेगा, उसने एंड तक सोचा होता है। लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते, आंखें बंद करके नहीं चला सकते कि मैंने जो है ना वो प्लान बना लिया और अब मैं आंखें बंद करके गाड़ी चलाऊंगा। नहीं, अब आपके सामने जो करंट सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से रिएक्ट करना होगा, तो वो स्टोकेस्टिक होता है वो। ठीक है। फिर एक एनवायरनमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एपिसोडिक, और एक होता है सीक्वेंशियल। एपिसोडिक ये होता है कि भाई एजेंट का एक्सपीरियंस डिफरेंट एपिसोड्स में डिवाइड होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एपिसोडिक एक एजेंट है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जो है ना वो मूव करता है। तो अब इसकी जो मूवमेंट है वो डिफरेंट एपिसोड्स में होती है। या जैसे मिसाल के तौर पे ये इमेज नजर आ रही है ना आपको, तो इमेज जो है ना वो बहुत सारी इमेजेस का कॉम्बिनेशन समझ लें आप। तो बहुत सारी छोटी इमेजेस, पिक्सेल्स मिलकर एक पूरी इमेज बनाती है। तो एजेंट का जो एक्सपीरियंस होता है वो एटॉमिक एपिसोड्स में होता है। ईच एपिसोड कंसिस्ट ऑफ एजेंट परसीविंग एंड देन परफॉर्मिंग सिंगल एक्शन, and the choice of action in each episode depends only on the episodes itself. तो हर एपिसोड में वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, फिर नेक्स्ट में चला जाता है, फिर नेक्स्ट। यानी यूँ समझ लें आप, इसको इस तरह समझ लें कि एक ड्रामा है,
वो ड्रामा एक ऐसा है कि हर एपिसोड की स्टोरी अलग होती है। उसमें 10 एपिसोड है और 10 की एपिसोड अलग है। और एक दूसरा ड्रामा है जिसके अंदर एक ही स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक चल रही है। तो एक ही स्टोरी जब शुरू से लेकर एंड तक चल रही है तो वो सीक्वेंशियल है, और अगर हर एपिसोड की स्टोरी अलग है तो वो एपिसोडिक है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, टेंशन मत ले। क्या कह रहे हैं? देखिए भाई, मिसाल मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, एआई ये एग्जांपल बनती नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आसान अल्फाज में समझ में आ जाए। समझ तो ये आपको आएगा जब आप प्रॉपर जो है ना आगे जाके इसको देखेंगे, उसी वक्त क्लियर होगा। लेकिन मैं सिर्फ अभी ऐसे कह रहा हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे एक ड्रामा सीरियल है जिसके अंदर एक जो है ना वो हीरो जो है ना वो कोई पुलिस वाला है। तो हर एपिसोड में वो एक नए मुजरिम को पकड़ता है, तो हर एपिसोड की स्टोरी डिफरेंट है, ठीक है। तो हर एपिसोड में एजेंट एक डिफरेंट काम कर रहा है, तो वो एपिसोडिक एनवायरनमेंट होगा। अच्छा, एक जो है वो सीक्वेंशियल है कि दूसरा जो है वो पहले पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे चैट बॉट है, तो चैट बॉट आपको आंसर करेगा आपके क्वेश्चन की बेसिस पर। आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन वो उसका आंसर करेगा, दूसरा करेंगे वो दूसरे का आंसर करेगा, तीसरे का करेंगे तो तीसरे का करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप पहले दूसरे तीसरे का आंसर करेंगे ना, तो उसके जहन में बैठा हुआ होगा कि पहले में क्या आंसर दिया था, दूसरे में क्या दिया था, तीसरे में क्या दिया था। तो ये सीक्वेंशियल है, यानी पिछली बात का भी वो लिहाज कर रहा है, सही है। एपिसोडिक में क्या होता है कि हर एपिसोड का अलग वो होता है, सही है। सीक्वेंशियल है, हाँ वो सीक्वेंशियल है। मतलब वो आपकी हिस्ट्री को भी मेंटेन करके रखना, उसकी बेसिस पे आंसर करना। फिर एनवायरनमेंट या तो स्टैटिक होता है या डायनामिक होता है। अगर एजेंट जब परफॉर्म कर रहा है और एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा तो वो स्टैटिक एनवायरनमेंट होता है। जैसे चेस का एनवायरनमेंट स्टैटिक होता है, लेकिन अगर वो चेंज हो रहा है तो वो डायनामिक है। जैसे अब ये स्टैटिक एनवायरनमेंट है, ये स्टैटिक एनवायरनमेंट है, ये जनाब डायनामिक एनवायरनमेंट है, या ये डायनामिक एनवायरनमेंट है, ये गाड़ी चल रही है वो डायनामिक एनवायरनमेंट है। फिर एनवायरनमेंट डिस्क्रीट होता है, कंटीन्यूअस होता है। डिस्क्रीट से मुराद ये है कि अगर डिस्टिंक्ट परसेप्ट्स और एक्शन होंगे तो वो डिस्क्रीट है। लेकिन ये कि अगर जो वो परसेप्ट्स और एक्शन जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि एक बार बार रिपीट नहीं हो रहा, एक ही दफा आता है, सही है। सेल्फ ड्राइविंग कार जब चल रही होती है तो उसको जो इनपुट और परसेप्ट मिल रहे होते हैं वो बार बार एक इनपुट बार बार आ सकता है, तो वो जो है वो कंटिन्यूस एनवायरनमेंट कहलाता है। ये डिस्क्रीट एनवायरनमेंट है और ये कंटिन्यूस एनवायरनमेंट है। मैप वाला जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर सिंगल एजेंट होता है, मल्टी एजेंट होता है। एक ही एजेंट है तो वो सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट है, एक से ज्यादा एजेंट है तो वो मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है। ये सिंगल एजेंट है, ये भी सिंगल एजेंट है, ये भी सिंगल एजेंट है, ये मल्टी एजेंट है, ठीक है, ये भी मल्टी एजेंट है, एक से ज्यादा है। फिर कुछ एनवायरनमेंट नोन होते हैं, कुछ अननोन होते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, वो जब एजेंट चलता है परफॉर्म करता है तो फिर होता है, तो वो अननोन एनवायरनमेंट होता है। और अगर पता हो तो वो नोन कहलाता है, ठीक है। तो ये एक चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट गेम्स हैं और उनके एतबार से ये गिवन है कि भाई ये ऑब्जर्वेबल है या सिंगल मल्टी है, डिटरमिनिस्टिक है, एपिसोडिक है, या स्टैटिक है, या डिस्क्रीट है, ठीक है। ये मैंने जस्ट टर्म्स आपके सामने रख दी। अच्छा, अब जो है ना वो असल खतरनाक बहस शुरू हो रही है, और वो है कि अभी तो हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट,
अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट। तो टाइप्स ऑफ एजेंट हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। एक होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, एक होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, एक होता है गोल बेस्ड एजेंट और एक होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ये सारे लर्निंग एजेंट्स होते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है? देखिए, एजेंट है तो उसमें सेंसर भी होगा, उसमें एक्चुएटर भी होगा, उसका कोई ना कोई एनवायरनमेंट भी होगा और उसका एजेंट फंक्शन जो है ना वो सिंपल होता है, लिमिटेड होता है। यानी ये एजेंट क्या करता है? दिस एजेंट सेलेक्ट एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्ट इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। यानी जो इनपुट आया है उसकी बेसिस पे एक्शन परफॉर्म कर देता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर है, स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर है, अब आपने उसको लगा दिया, वो स्मार्टली जो है ना वो खुद ही क्लीनिंग कर रहा है, सही है। तो वो इस चीज से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, इस चीज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। तो ये वाला जो इस तरह के एजेंट होता है उसका क्या होता है? सेंसर देखते हैं कि इस वक्त एनवायरनमेंट की क्या सूरत हाल है और इस वक्त क्या एक्शन परफॉर्म करना है और वो एक्शन वो परफॉर्म कर देता है। तो ऐसे एजेंट को कहते हैं क्या? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। जैसे मैंने आपको वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल दी, सही है, समझ में आ रही बात? ये जो लिखा हुआ है ये कहलाता है एल्गोरिथम सूडो कोड। ये मैं आपको अभी आगे हम पाइथन में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। मेमोरी नहीं होती है, हाँ ठीक है। अब इसको आप पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो बहुत सिंपल है ये कोड इसका पाइथन फंक्शन होगा जो कि परफॉर्म करेगा। अच्छा, दूसरा जो टाइप का एजेंट होता है ये कहलाता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, सिंपल वाला जो होता है ना ये सिर्फ फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में चल सकता है, ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल में नहीं चल सकता। अच्छा, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होता है, ये पार्शियल में चलता है। ये इंटरनल कुछ इसके अंदर एक मॉडल होता है। अब देखिए तब्दीली क्या है इसके अंदर? तब्दीली ये है कि ये वाला एरिया जो है ना इसके अंदर इजाफी है जो कि सिंपल में नहीं था और वो है स्टेट। ये अपने आप को इवॉल्व करता है कि पहले क्या था, यानी कुछ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है इसके अंदर, एक मॉडल होता है, मॉडल अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है, ठीक है। तो हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर एक क्वेश्चन होती है, व्हाट माय एक्शन डू, ये अपने आप से सवाल करता है। इस तरह की चीजें होती हैं। इस तरह का अगर कोई एआई एजेंट होगा तो वो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होता है। आसान अल्फाज में समझ लें कि जिसके अंदर मॉडल होता है, एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के बारे में उसने अपना एक नजरिया बना लिया होता है, दैट इज मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। समझ में आ रही मेरी बात? देखें, एक एजेंट है, उसको आप जो बोलेंगे वो कर देगा। एक एजेंट है जिसको आप जब बोलेंगे ना तो वो सोचेगा कि इस मौके पे मुझे क्या करना चाहिए। यानी एक एजेंट है जिसको आपने बोला मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, तो वो जो है ना वो अपने आप को काट के आपके सामने प्लेट के अंदर रख दे। और एक एजेंट है जिसको आप बोले मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, तो वो समझ जाए कि आप मजाक कर रहे हैं और वो हंसना शुरू कर दे। चलें, इसकी थोड़ी एडवांस कोडिंग होगी, इसमें कुछ रूल्स आ जाएंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट तरीके की होती है। ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट कहलाता है। अच्छा, इससे थोड़ा सा और एडवांस हम जाते हैं तो वो आ जाता है गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट आपको याद होगा, मैंने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आपको बताई थी कि इंटेलिजेंस ये होती है कि आपका कोई गोल हो और उस गोल को अचीव करने के लिए आप कोई एक्शंस परफॉर्म करें। तो गोल बेस्ड एजेंट जो है वो मॉडल से थोड़ा सा और आगे निकलता है। इसका जो है ना कोई गोल होता है, यानी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड भी इसको पता होती है, लेकिन इसकी कोई गोल इंफॉर्मेशन भी होती है। यानी यहाँ पर ना इसका एक गोल होता है, मैंने करना क्या है, मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ,
ठीक है, यानी इसके सामने अगर एक्शन कोई परफॉर्म करना होगा ना, तो ये देखेगा कि इन 4 एक्शंस में से कौन सा एक्शन मुझे मेरे गोल के करीब लेके जाएगा, तो वो गोल अचीव करने की कोशिश करेगा ये। तो इसको कहते हैं गोल बेस्ड एजेंट, यानी इसकी थिंकिंग गोल ओरिएंटेड होती है। सही है, ये गोल ओरिएंटेड या गोल बेस्ड एजेंट कहलाता है। और सबसे एडवांस जो एजेंट होता है वो होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो है वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने से मुराद ये है कि देखें, एक बंदे ने गोल सेट किया और गोल को अचीव करने के लिए वो स्टेप्स ले रहा है, लेकिन अब वो गोल हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, किसी भी तरीके से गोल अचीव करना है, यानी मिसाल के तौर पर पास होना एक गोल है, तो गोल बेस्ड एजेंट जो है ना वो पास होने की कोशिश करेगा और 40 नंबर लेके आ जाएगा। लेकिन जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है ना, उसका गोल तो है पास होना, लेकिन वो A ग्रेड लाने की भी कोशिश करेगा, मैक्सिमाइज करेगा अपनी यूटिलिटी को। परफॉर्मेंस को भी जहन में रखेगा कि परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, गोल तो अचीव होना ही चाहिए, लेकिन यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज होनी चाहिए। ये सबसे एडवांस एजेंट होता है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में गोल को अचीव करने की ये कोशिश करता है, और ये ज्यादा ज़ाहिर एडवांस है और कॉम्प्लिकेटेड होता है बाकी एजेंट के मुकाबले में। ठीक है भाई, तो 4 एजेंट्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? सिंपल, मॉडल बेस, गोल बेस, यूटिलिटी बेस। सिंपल ये होता है कि बस उसको जो बोला उसने वो कर दिया। मॉडल जो है ना वो सोचता है कुछ, कि दुनिया के बारे में उसकी कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अंदर। सही है। अच्छा, गोल जो है ना वो उसका कोई गोल सेट हो जाता है कि मैंने ये करना है तो मैं उसके लिए ये स्टेप्स उठाऊं। और यूटिलिटी जो है ना वो गोल को, हाँ गेम्स में होता है, गेम्स में होता है, लेकिन बेसिकली आप कोई रोबोट को भी देखोगे ना तो उसको भी आप इन्हीं कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जाहिर है वो डिपेंड करता है कि हमने उस रोबोट को क्यों बनाया ना। बहुत सारे रोबोट ऐसे होते हैं जो हमने एक्सरसाइज करने के लिए बनाए हुए होते हैं, बहुत सारे रोबोट होते हैं उनको, मिसाल के तौर पर आर्मी जो है वो अगर कोई रोबोट बनाना चाहेगी तो उसका गोल कुछ और होगा, अगर कोई शिपिंग कंपनी को रोबोट बनाएगी तो उसका गोल कुछ और होगा, कोई नौकर टाइप का रोबोट बनाएगी तो उसका गोल कुछ और होगा। तो बेसिकली डिफरेंट फील्ड के हिसाब से डिफरेंट गोल होते हैं, तो वो गोल बेस्ड एजेंट ही होता है। सही है। और समझने के लिए बेस्ट पॉसिबल जो है ना वो गेम्स ही है, क्योंकि गेम्स की हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें समझ होती है थोड़ी बहुत गेम्स की, तो इनिशियली तमाम कॉन्सेप्ट को गेम्स पर रखकर ही समझा जाता है। सही है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो भाई एजेंट कितनी टाइप के